हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पंचायती राज व्यवस्था पर ये तीसरा जो है टॉपिक है। वो पिछले टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे एक स्तरीय व्यवस्था, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय व्यवस्था। तो लास्ट में ये हम बता रहे थे कि चार स्तरीय जो व्यवस्था है वो पश्चिम बंगाल में है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चार स्तरीय व्यवस्था वो पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल। और दूसरा ये कि अगर जनजातीय जो परिषद है वो कहाँ कहाँ पे है, तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। या पंचायती जो राज है वो पंचायती शासन है वो कहाँ पे नहीं है, तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। अगर जनजातीय परिषद है कहाँ पे है, तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। चार स्तरीय जो परिषद है, चार स्तरीय जो व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, वो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। तो उसी क्रम में हम जो है आज बढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था का जो एक अवधि है वो उसकी शुरुआत कहाँ से, तो प्राचीन काल से इसकी शुरुआत हुई है, उस पर बात करेंगे। प्राचीन काल भारत और मध्यकालीन और जो है आधुनिक। तो प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में जो है ग्राम जो है उसका उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में, ग्राम का। और ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामणी कहलाता था। वैदिक साहित्य में ग्राम का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था, ग्रामणी। और जो है वैदिक साहित्य में और जो प्राचीन काल है उसमें जो ग्राम है वो स्वशासन था, मतलब वो अपने अनुसार नियम बना सकते थे और उनको लागू कर सकते थे और उन पर उनको कार्यान्वित कर सकते थे। तो वैदिक काल में ये सुविधा थी कि ग्राम जो है, ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामणी कहलाता था। और ग्रामणी जो है अपने अनुसार जो है नियम बना सकता है और उनको जो है क्रियान्वित कर सकता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि उस समय जो एक वैदिक काल में एक ग्रंथ था उसका नाम था शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण है जो इसकी जो रचयिता है शतपथ ब्राह्मण के, वो है याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी जो है उस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसमें जो है महाजनी प्रथा का उल्लेख है। क्वेश्चन जैसे आ जाए कि किस प्राचीन ग्रंथ में जो है महाजनी प्रथा का उल्लेख है, तो वो है याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो देखा जाए जो ग्राम है वो उनका उल्लेख जो है वैदिक साहित्य से ही है। और इनका जो व्यवस्था है, ग्राम शब्द वैदिक साहित्य के ग्राम अधिकारी, ग्रामीण मुगल काल में जो है। इसके बाद क्या होता है कि जब मुगल काल आता है तो जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है उसका ह्रास होता है, यानी कि उसका जो है शक्तियाँ, उसके पावर में शक्तियाँ कम होती हैं और उस पर ज़्यादा ग्राम पंचायत व्यवस्था का जो है मुगल काल में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि मुगल काल में जो व्यवस्था चलती है वो चलती है जागीरदारी और जमींदारी। तो जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था के कारण जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है उतनी महत्व नहीं है जितना कि वैदिक काल में इसका महत्व था। तो मध्यकाल में क्या होता है कि जागीरदारी व्यवस्था चलती है और जमींदारी व्यवस्था चलती है। लेकिन वहीं जो है शिवाजी के काल में, शिवाजी जो है शिवाजी के जो प्रशासन है उन्होंने एक व्यवस्था चलाई प्रशासन की, उसे कहते हैं अष्टप्रधान व्यवस्था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान व्यवस्था में जो है ग्राम पंचायत राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको जो है प्रमुख उसका महत्व बढ़ा। क्योंकि उन्होंने अपने जो है प्रशासन में अष्टप्रधान विभाग का एक उल्लेख मिलता है। उनके प्रशासन में अष्टप्रधान विभाग का उन्होंने जो है संचालन किया। और उसमें जो अष्टप्रधान 8 लोग थे, तो उसमें जो ग्राम का जो मुखिया है, तो जो ग्राम का मुखिया और जो है ग्राम के मुखिया के साथ साथ जो लिपिक हैं, तो ग्राम के मुखिया और लिपिक का दोनों का उसमें जो है उल्लेख मिलता है, ग्राम के मुखिया का भी और जो है उसका मतलब जो है लिपिक का भी। तो ग्राम के जो मुखिया हैं उनको कहा जाता है, ग्राम के जो मुखिया हैं उनको पाटिल कहा जाता है। तो ग्राम के जो मुखिया हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी के जो है शासन काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं, तो पाटिल कहते हैं। तो पाटिल ग्राम का मुखिया है और वो जो है नियम बनाने का उसको अधिकार दिया गया। और लेखा जोखा जो रखता है उसका, उस अधिकारी का नाम है कुलकर्णी। जो गांव का लेखा जोखा रखेगा उसका नाम है कुलकर्णी। तो मध्यकाल में जो है पंचायती राज व्यवस्था में क्वेश्चन आता है कि सुधार हुआ तो किसके शासनकाल में सुधार हुआ, शिवाजी के शासनकाल में सुधार हुआ। और इसके बाद शिवाजी जो है कि गांव का जो मुखिया है, गांव का सरपंच है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पाटिल। और जो लेखा जोखा रखते हैं उन्हीं अष्टप्रधानों में उसका नाम है जो उसको कुलकर्णी कहते हैं। इसके बाद क्या है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था आती है।
तो ब्रिटिश शासनकाल में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन रहता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के तहत फिर से जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है महत्व नहीं दिया जाता। तो जो है ग्रामीण स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। इस काल में भी ब्रिटिश काल में भी ग्रामीण स्वायत्तता समाप्त हो जाती है और स्थानीय शासन शुरू किया। लेकिन ग्रामीण स्वायत्तता समाप्त हो गई, लेकिन जो है स्थानीय शासन इन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि केंद्र की जो है, जब केंद्र की शक्तियों का केंद्र पे जो है कार्यभार ज़्यादा हुआ, केंद्र की सरकार पे, केंद्रीकृत सरकार पे और राज्यकृत सरकार पे जो है कार्यभार ज़्यादा हुआ, तो उसको सरल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो है स्थानीय शासन शुरू किया। इसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। इसका मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। इसका मतलब मेन उद्देश्य था शक्ति का पृथक्करण, यानी कि शक्ति का विभाजन। जो है हमने अभी बताया ही कि जो है केंद्र की शक्तियों का जो है दायित्व, उत्तरदायित्व या दायित्व ज़्यादा बढ़ गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया और इसका मतलब था शक्ति का पृथक्करण। फिर 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और गाँव के इसमें जो कहा कि गांव के जो किसान हैं जिसमें उनकी समस्याओं को सामने आई, जो है स्थायी बंदोबस्त में गांव के किसानों की जो है समस्याएं सामने आई और उसकी वो उजागर हुई। लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की, क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की, तो वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। और 1880 जो है 1880 से 1884 का जो काल है वो स्थानीय स्वशासन का भी काल कहलाता है, स्थानीय स्वशासन का काल कहलाता है। और देखा जाए तो हम जिस बात की जो चर्चा कर रहे हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के क्रम को ले लें कि मतलब प्राचीन में जो है, प्राचीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कैसा महत्व था, मध्यकालीन में जो है उसकी क्या महत्व रहे और आधुनिक में उसकी जो है क्या व्यवस्थाएं रहीं। तो इन्हीं क्रम में हम देख रहे हैं कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और इसी स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और 1880 से 1884 का काल भी स्थानीय स्वशासन का काल कहलाता है। इसके स्वतंत्रता पश्चात, अब हम स्वतंत्रता पश्चात इसकी जो है अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो जो है 15 अगस्त 1947 के पिछले जो है पंचायती राज व्यवस्था की बातों का अध्ययन कर रहे थे। तो पंचायती राज जो है व्यवस्था के पिछले बातों में हमने ये जाना कि जो है वैदिक साहित्य में ग्राम था और ग्राम के जो है मुखिया को ग्रामणी कहते थे। और ग्राम, इसके बाद देखा हमने कि मुगल काल आया तो मुगल काल में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा हुई, लेकिन शिवाजी के काल में जो है कुछ सुधार हुआ क्योंकि शिवाजी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था पर ध्यान दिया और पंचायती राज व्यवस्था पर उन्होंने जो अष्टप्रधान अपने 8 विभाग बनाए थे उसमें से एक जो है पाटिल का जो है पद था जो कि ग्राम प्रधान थे, दूसरा कुलकर्णी। तो और वैसे देखा जाए कि इस समय जो है कि ग्रामों की संख्या भारत में कितनी है, तो वो है 6,40,930। जो है वर्तमान में जो 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या है 6,40,930। और देखा जाए कि अगर वो उसमें जो है गांव के कितनी परसेंट जो है मतलब पूरे इंडिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, तो वो है 68.89%। यानी कि जो है संपूर्ण देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो वो है 68.89%। और यही क्वेश्चन आ जाए कि ये जनसंख्या कितनी है, तो वो है 83.3 करोड़, 83.3 जो है करोड़, 83.3 जो है करोड़ जनसंख्या गाँव में निवास करती है। 83.3 करोड़ जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसके बाद देखते हैं तो अब जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्वतंत्रता के बाद क्या मतलब इसके विकास हुआ इसके कार्यों में। तो स्वतंत्रता पश्चात 9 दिसंबर 1946 को हमारी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का जो है कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया और ना ही इसको शामिल किया गया, क्योंकि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए
और प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था जो है कि वो पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में इसलिए नहीं थे, उनका मानना ये था कि गांव में जो है जातिवाद है और स्थानीयता है, और कहने का मतलब एक तरह से रूढ़िवादिता भी है गांव के में। और सबसे बड़ी उन्होंने जो बात बताई उनके विचारों में थी कि गांव में अशिक्षा है। तो इन सब के कारण जो है पंचायती राज व्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन गांधी जी इसके पक्षधर थे। गांधी जी जो है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम सभा को जो है महत्वपूर्ण स्थान देते थे अपने विचारों में। तो जो है वो इसके पक्षधर थे और वो स्वशासन के भी पक्षधर थे। तो गांधी जी के विरोध के कारण फिर जो है पंचायत राज व्यवस्था को जो अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको रखा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके प्रयासों से ऐसा संविधान में शामिल हुआ, तो वो है गांधी जी के प्रयासों से। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान निर्माण कार्य हुआ। तो उसमें पंचायतों अथवा स्थानीय स्वशासन पर कोई स्पष्ट मत नहीं था। इसमें क्या है, पंचायतों अथवा स्थानीय स्वशासन पर कोई स्पष्ट मत नहीं था। संविधान सभा ने पंचायतों को ध्यान में रखकर प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। शासन के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी। तो गांधी इनकी जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सा मॉडल है, तो वो है गांधी मॉडल। तो जो है वो पंचायत शासन के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी। गांधी मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो है आरंभ किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम पंचायतों को सशक्त करने ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे ऐसा कि गांव में जो है अशिक्षा है, स्थानीयता है, जातिवाद है और संकीर्णता है। देखा जाए तो गांव में क्या है, स्थानीयता है, कहने का मतलब एक क्षेत्र विशेष रहता है उनका, वो राजपूतों का क्षेत्र है, वो पटेलों का क्षेत्र है, या वो चौहानों का क्षेत्र है। और जातिवाद भी है, जातिवाद के अंदर भी फिर उपजातियाँ हैं। जो है उन्होंने कहा इस जातियों में ही छोटी बड़ी और सी विभिन्न जातियों के उपजातियाँ हैं। ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को पक्षधर नहीं थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो मानते थे गांव में अशिक्षा है, स्थानीयता है, जातिवाद और संकीर्णता विद्यमान होती है। लेकिन जो है गांधी जी के प्रयासों से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया और ये जो है राज्य सूची में इसे शामिल किया गया। यानी कि राज्य जो है इस पर अपने नियम बना सकता है, ये राज्य को अधिकार है। अनुच्छेद 246(3) में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाए। यानी कि एक आर्टिकल है जिसका नाम है 246(3), उसमें जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाया गया। और फिर क्या है कि इसके बाद इसकी एक विभाग की भी स्थापना की गई, और वो जो विभाग है उसका नाम है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास। जो है नेहरू जी ने विभाग की भी पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास के विभाग की जो है विभाग का नाम रखा गया पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, उसकी स्थापना की। उस मंत्रालय का जो है मंत्रालय का नाम रखा पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, और उसके जो प्रथम मंत्री बनाए गए सुरेंद्र कुमार डे, और उसके जो प्रथम मंत्री बनाए गए सुरेंद्र कुमार डे। और उसी समय जो है एक योजना भी क्रियान्वित की गई, सामुदायिक विकास 1952 में। और इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी चलाया गया। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास को ही इनकी गतिविधियों को और इनके विकास को जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी कि इनकी जो है इसकी कमियों को कैसे दूर करें, किसकी कमियों को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला गया, तो इसकी कमियों को या इसके विकास को जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी। तभी उस समिति ने जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को विचार दिया। स्थानीय शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंग्लिश में जैसे कहेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा सुचारू रूप से स्थानीय शासन की व्यवस्था करना। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी। स्थानीय निकाय लोकल बॉडी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं
जो किसी देश या गांव, कस्बों में या शहरों जैसे छोटे समुदाय के प्रशासन को देखती हैं। कहने का मतलब ये है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो छोटे जो है, जैसे हम आपसे कहें कि क्रम है, तो वो क्रम किसके आधार पर है? क्रम है जनसंख्या और मकानों के निर्माण के आधार पर। जैसे गांव से भी छोटा कहते हैं हम लोग पुरवा, गांव से भी छोटा क्या होता है? पुरवा, यानी कि जो है स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई पुरवा, फिर गांव, फिर जो है क्या, इसके बाद गांव के बाद कस्बा, कस्बा के बाद नगर, नगर के बाद महानगर। तो जो गांव, कस्बों या शहरों जैसे छोटे समुदाय के शासन को देखती हैं स्थानीय इकाइयाँ। भारत में स्थानीय निकाय मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। स्थानीय निकाय कितने श्रेणियों में वर्गीकृत है? 2। दूसरा पंचायत, पहला क्या है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसे पंचायत कहते हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसे पंचायत कहते हैं। दूसरा शहरी स्थानीय निकाय जिसे नगर पालिका कहते हैं, यानी कि पंचायत और जो है नगर पालिका। भारत में स्थानीय निकाय दो जो है भागों में वर्णित है स्थानीय निकाय, एक तो पंचायत, दूसरा नगर पालिका। संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 11 में आइटम 5 के रूप में जो है एक राज्य विषय जोड़ा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आइटम 5 के रूप में एक राज्य विषय के रूप में स्थानीय निकाय को जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 जी स्थानीय निकाय को सत्ता के विचलन के लिए मूल सिद्धांत बताता है। यानी कि इसको जो है संविधान की 7वीं स्थानीय निकाय को संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 2 में आइटम 5 के रूप में जो है एक विषय के रूप में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 जी स्थानीय निकायों को सत्ता के विचलन के लिए मूल सिद्धांत बताता है, अनुच्छेद 243 जी। तो मेरे बताने का जो एक तात्पर्य है कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आए, हम लोग इस पर मिनिमम जो है 10 से 15 के लगभग टॉपिक लेंगे इसके ग्राम, समाज एवं विकास के, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।